इस पार्ट में हम करेंगे एक्टिविटी 10.4। टेक अ डीप ब्रेथ, यानी एक लंबी गहरी सांस लेंगे। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप एज गिवन इन 10.6। तो ये 10.6 में जो दिया हुआ है फिगर 10.6 में, ये फिगर 10.6 है, जिसमें कि ये एक जो स्टूडेंट है जो वो अपने एक क्लासमेट की चेस्ट को मेजर कर रहा है विद अ मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप मतलब इंची टेप होता है, जो कि जिससे कि हम चेस्ट को मेजर करते हैं। तो जब ये चेस्ट मेजर करते हैं तो उससे पहले इन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली है और चेस्ट मेजर कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। तो टेबल 10.2 जो ये दिया है, ये टेबल में हमें जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि नेम ऑफ द क्लासमेट पहले यहाँ लिखना है, नेम ऑफ द क्लासमेट। उसके बाद जो साइज़ ऑफ द चेस्ट इन सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ पर सेंटीमीटर्स में कितने सेंटीमीटर बना, यानी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये जब आप सांस ले रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सेलेशन जब आप सांस छोड़ रहे हैं, एंड डिफरेंस इन साइज, जो एक्सेलेशन के टाइम सांस था और इनहेलेशन के टाइम सांस था, और जो एक्सहेलेशन के टाइम जो चेस्ट का साइज़ था, दोनों साइजेस का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अगर इनहेल कर लिया तो लेट्स से आया 82 सेंटीमीटर, और एक्सहेल करते हुए आया 78 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, तो डिफरेंस इज 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें सभी 4 या 5 क्लासमेट्स का चेस्ट का मेजरमेंट करना है और इन कॉलम्स में लिखना है। आगे पढ़ते हैं। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन टू द चेस्ट। तो सबका जब हम एक बार मेजर कर लेते हैं और इस टेबल में जब हम फिल इन कर लेते हैं सारी डिटेल्स, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से क्लासमेट का चेस्ट एक्सपेंशन है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। तो अब हम ये देखेंगे कि ये एक मॉडल जो है, सिंपल मॉडल जो ब्रीदिंग का है, उससे हम लोग समझ सकते हैं कैसे क्या मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का। सबसे पहले है एयर जब अंदर जाती है हमारे नेज़ल कैविटी से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए, तो डायफ्राम नीचे चला जाता है। ये आप देख सकते हैं, डायफ्राम मूव्स डाउन और रिब्स मूव आउट। रिब्स जो हैं वो बाहर आ जाती हैं, रिब्स फूल जाती हैं, और हमारे लंग्स में जब एयर ऑक्सीजन भर जाती है तो वो फूल जाते हैं। और ये वो टाइम है जब हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन हो जाता है। और उसके बाद में जब एक्सहेल करते हैं, ये इनहेलेशन का है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन में तो एयर जो है हमारे लंग से बाहर जाती है, उस समय डायफ्राम जो है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो रिब्स हैं जो बाहर एक्सपेंड हो रखी थी वो वापस अपनी जगह चली जाती हैं, और हमारा जो चेस्ट दोबारा से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो ये होता है एक्सपेंडेड पोजीशन और ये होता है नॉर्मल पोजीशन, और इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर लिखना है। अभी ये एक्टिविटी 10.5 है। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम। एक हमने प्लास्टिक बॉटल लेनी है जो चौड़ी बोतल होती है, और उसके जो बॉटम है उसको रिमूव कर देना है, यानी उसका जो पेंदा है उसको हमें हटा देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। और एक या तो हमें वाई शेप्ड ग्लास लेना है और प्लास्टिक ट्यूब लेनी है, जैसा कि 10.7 फिगर में दिखाया हुआ है। मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। और वो जो इसका लिड जो है वो उसके अंदर से, ये उसके अंदर एक होल करना है जाकि वो ट्यूब जो है वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब पास हो सके उससे। टू द फोर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बलून्स। तो ये जो जब हम बॉटल के अंदर ये डाल देंगे जो फोर्क्ड एंड है उसका, तो वहाँ पर हमें 2 बलून्स लगा देने हैं जो उसका वाई शेप बन जाता है। अभी हम आपको दिखा देते हैं फिगर 10.7। ये फिगर 10.7 है। इसमें हमने बॉटल का बॉटम को कट कर दिया है
और बॉटल को कट करने के बाद में उस बॉटल के अंदर हमने एक ये ट्यूब लगाई है, वाई शेप ट्यूब। ये 4 ट्यूब है जो ऐसे वाई शेप बनी हुई है। इसमें हमें 2 बलून लगा देने हैं। तो हमने 2 बलून्स इसमें लगा दिए जो कॉर्क के अंदर से होके जा रहे हैं। जो ये ट्यूब है, प्लास्टिक ट्यूब है, और ये अंदर बॉटल के अंदर ही हमने लगा दिए हैं 2 बलून। छोटे बलून है ये। और उसके बाद में अब आगे पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर। तो हमने ट्यूब लगा दी है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। और उसके बाद अब हम जो ये बॉटल है उसे हम एयर टाइट कर देंगे, सील कर, और ऊपर से भी एयर टाइट कर। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। तो जो नीचे जो ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो कटा हुआ था, अब इसके ऊपर एक रबर वाला बलून या बांध देंगे ताकि ये जो कवर हो जाए पूरा, और ये भी नीचे से भी इसमें से जो एयर है वो पास ना हो सके। तो यहाँ एक बलून बांध दिया है जिससे कि यहाँ से एयर पास नहीं हो सके। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस टू डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स। तो जो ये रबर शीट है या जो बलून बांधा है, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये इससे एयर यहाँ से ये जो ट्यूब है यहाँ से एयर अंदर पास होना शुरू हो जाएगी जैसे हम इसको खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह खाली है। तो यहाँ पर एयर अंदर से यहाँ आएगी इस ट्यूब में, और ये दोनों बलून फूल जाएंगे। नेक्स्ट, पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स। और जब हम दोबारा ये रबर शीट को जब वापस डाल देंगे, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, यहाँ पर दिखा रखा है, जब हम इस रबर शीट को दबा देंगे तो ये बलून दोबारा से डिफ्लेट हो जाएंगे, यानी इनके जो हवा थी वो बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि अंदर जो जगह अब कम हो गई है। पहले ये एक्सपेंड हो गई थी इसमें, जब हमने खींचा तो जैसे हमारे लंग्स में होता है, और हवा भर गई। अब जैसे हमने इसको दबा दिया, ये डायाफ्राम का काम कर रहा है, ये वाला जो शीट है। और जैसे ही डायाफ्राम अंदर की तरफ गया, ये बलून शीट अंदर की तरफ गई, ऊपर की तरफ हुई, तो अंदर जगह कम हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों बलून जो हैं हमारे लंग्स की तरह, इनमें से पूरी की पूरी एयर निकल करके बाहर चली गई और ये बलून डिफ्लेट हो गए, यानी कि सिकुड़ गए। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये हमारे जो लंग्स हैं उनका एक अच्छा मॉडल है जो हमें बता सकता है कि पूरा ब्रीदिंग कैसे होता है। इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं अच्छे से। तो हमें एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है। ये जो बॉटल है ऐसी बॉटल लेनी है, और ये जो चौड़ी बॉटल होनी चाहिए, थोड़ी सी वाइड, ताकि आराम से इसमें बलून वगैरह फिट हो सके। और इसका जो ये बेस है इसको हमें कट कर देना है यहाँ से। और जब बेस हम कट कर देंगे उसके बाद इसके अंदर ये एक प्लास्टिक की ट्यूब है जो वाई शेप ट्यूब है, ये लगा देंगे और कॉर्क के अंदर से इसको सील कर कॉर्क लगा देंगे ताकि ये यहाँ से हवा पास ना हो सके और ये सील हो जाए। और ये जो ट्यूब है ये खुली रखेंगे। और नीचे जो हमने कट किया है यहाँ इसके बॉटम में, इसकी जगह पर हम एक रबर का बलून ऐसे बांध देंगे ताकि इसमें से भी एयर पास ना हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा रबर शीट जो है हमने लगाई है इसको खींचेंगे नीचे की तरफ। तो ये जो मॉडल है इसमें ये समझ लीजिए कि ये हमारा डायफ्राम है, रबर शीट, ये दोनों जो बलून्स हैं ये हमारे लंग्स हैं, और ये हमारी विंड पाइप है। ये जो प्लास्टिक ट्यूब है ये हमारी विंड पाइप है। जब हम इस रबर शीट को नीचे खींचेंगे, जैसे ही हम नीचे खींचेंगे तो ये समझ लीजिए कि डायफ्राम है, नीचे खींचा है तो इसके अंदर ज़्यादा जगह बन गई है, यहाँ पर बहुत जगह बन गई है, इतनी जगह एक्स्ट्रा आ गई, ये वाली जगह। तो पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया है। तो जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा ये डायफ्राम, तो अंदर काफ़ी जगह बन गई जिसमें हवा आनी चाहिए। तो यहाँ से हवा जो एयर है वो अपने आप इस ट्यूब से होती हुई नीचे आएगी और ये दोनों बलून्स को, यानी जो हमारे लंग्स की तरह हैं, इनको फुला देगी। तो ये लंग्स में हवा भर गई, ये दोनों लंग्स में।
और जैसे ही हम वापस ये जो रबर शीट है इसको वापस ऊपर की तरफ धकेल देंगे तो यहाँ पर एयर जो है कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जगह जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो इस ट्यूब से होती ही इन बलून से बाहर निकल जाती है, और वो जो ये बलून्स लगे हैं ये दोनों बलून्स डिफ्लेट हो जाते हैं, यानी कि इनमें हवा निकल जाती है। जैसे कि हमारे लंग्स में से जब हम एक्सहेल करते हैं, जब एयर बाहर निकल जाती है तो हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है हमारे ब्रीदिंग का, जिसमें हमारे लंग्स और डायफ्राम दोनों इन्वॉल्व हैं। What do the balloons in this model represent? तो इस मॉडल में बलून्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं लंग्स, LUNGS, लंग्स। एंड व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? तो ये जो रबर शीट है वो क्या बता रही है? इस मॉडल में ये जो रबर शीट लिखा है ये है डायफ्राम। नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि हमने ये एक्टिविटी पूरी कर ली है और हम समझ गए हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग होता है वो कैसे होता है, पूरा उसका मैकेनिज्म कैसे है। अब हम दूसरों को भी ये समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारा ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है टॉपिक 10.4, व्हाट डू वी ब्रीद आउट। तो अब इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी है 10.6, जिससे ये हम समझ पाएंगे कि हम जो ब्रीद आउट करते हैं वो क्या होता है। वो हमने जैसे पहले देखा था, हम जो ब्रीद आउट इन करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, वो OXYGEN, और जो हम ब्रीद आउट करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम CO2 भी बोल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम ये एक्टिविटी जो करेंगे इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो ब्रीद आउट करते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी गैस होती है। टेक अ सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास प्लास्टिक बॉटल। तो हमें एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है या एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। उसमें एक उसकी जो लिड है यानी जो ढक्कन है उसमें एक छेद कर देना और उसमें उसे फिक्स कर देना है बॉटल के ऊपर ढक्कन को। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और वो टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर हमें लाइम वाटर डाल देना है थोड़ा सा। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर। तो हमें एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेनी है और वो जो लिड में हमने छेद किया है उस छेद से होती हुई उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देनी। ये एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमने एक इसके ऊपर लिड लगा दिया, लिड, और लिड में हमने एक होल कर दिया है यहाँ, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर डाल दिया है। और लाइम वाटर के बाद डालने के बाद उसको ढक्कन को लगाकर इसमें जो होल है उससे हमें एक स्ट्रॉ पास कर देनी है जो कि इस लाइम वाटर के अंदर तक जाए। ये एक स्ट्रॉ है। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ अ फ्यू टाइम्स। तो और अब यहाँ से ये जो स्ट्रॉ लगी हुई है इससे हमें हवा इसके अंदर अपने मुंह से डालनी है। 2-3 बार अपनी सांस इसमें छोड़नी है, जैसे कि फिगर 10.8 में दिखाया हुआ है। तो इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। तो जब इसके बाद जब हम सांस इसमें छोड़ देंगे अंदर की तरफ 2-3 बार, तो हम देखेंगे कि इसके जो लाइम वाटर है उसके कलर में चेंज आ गया। पहले ये ट्रांसपेरेंट था लेकिन अब ये मिल्की वाइट हो गया है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। तो जो हमने चैप्टर 6 में सीखा था कि कभी भी जब हम लाइम वाटर में कुछ हवा छोड़ते हैं, कोई भी गैस छोड़ते हैं, और अगर ये लाइम वाटर मिल्की वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट यानी वाइट कलर का हो जाता है, तो जो गैस हमने छोड़ी है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आइए अब हम इसको फिगर 10.8 में देखते हैं और समझते हैं इस एक्सपीरियंस को, इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से। ये जो 10.8 है इसमें एक इफेक्ट ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर।
तो जो लाइम वाटर होता है यानी चूने का पानी, उसके अंदर हम जब अपने मुंह से एक्सहेल करते हैं एयर को और उसको, लाइम वाटर ये है, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर डाल दिया और इसे ऊपर से हमने सील कर दिया या छेद कर दिया और इसके अंदर स्ट्रॉ से हमने हवा पास की है, जैसे ये बच्चा कर रहा है, ये स्ट्रॉ लगी है और जब हम हवा पास करते हैं तो ये मिल्की वाइट हो जाता है लाइम वाटर। लाइम वाटर का कलर क्या हो जाता है? मिल्की वाइट, यानी सफ़ेद हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो हमने मुंह से एयर पास किया है इसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases. What do we exhale? आपको ये पता है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं वो एक गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें जब हम इनहेल करते हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these droplets come? इसमें ये लिखा है कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, बाकी और भी गैसेस होती हैं और हमारे मुंह के अंदर जो वाटर वेपर होती है वो भी होती है। तो जब हम इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए हम जो एक शीशे के ऊपर अगर अपने मुंह से अगर हम एक्सहेल करते हैं, एयर पास करते हैं अगर शीशे के ऊपर अगर हम, तो वहाँ पर एक मॉइस्चर की यानी एक पानी की लेयर सी आ जाती है हल्की सी। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पानी की लेयर बनी है, ये कहाँ से आई है? तो अब हम ये देखेंगे कि इनहेल्ड एयर और जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें क्या डिफरेंस है। जो हमने पहले द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज़ गिवन हेयर, तो हमारे को ये इनहेल्ड एयर दिया है और ये एक्सहेल्ड एयर दिया है कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन है गैसेस की। जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.04%, और जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड 100% बढ़ गई है ऑलमोस्ट, वेराज जो ऑक्सीजन हुई है वो ओनली 20% कम हुई है, यानी ऑक्सीजन एक्सहेल लेयर में कम है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल लेयर में ज़्यादा है। तो इससे समझ में आ जाता है कि सिर्फ जो ये ऑक्सीजन है यही इनहेल नहीं करते हम, उसके साथ हमारे पास और गैसेस अंदर जाती हैं, यानी एयर पूरी अंदर जाती है और एक्सहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे मुंह से जो वाटर वेपर वगैरह होती है वो भी निकलती है। नेक्स्ट है टॉपिक 10.5 ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। तो अभी हमने देख लिया है कि हम ह्यूमंस कैसे ब्रीदिंग करते हैं और उनका ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म है और हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में काम आते हैं, ब्रीदिंग में काम आते हैं। अब हम देखेंगे अदर एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, एलिफेंट लाइक लॉयन, काऊ, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इन सब के चेस्ट कैविटी होती है और लंग्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं। लेकिन कुछ और एनिमल्स होते हैं जिनके पास ये शायद नहीं होता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? तो बाकी ऑर्गेनिज्म जो हैं, बाकी जो जानवर हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट। तो क्या उनके भी लंग्स होते हैं, ये हम अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉकरोच कि कॉकरोच में ब्रीदिंग कैसे होती है। अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। तो ये जो कॉकरोच होता है उसकी बॉडी की साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। तो बाकी जो इंसेक्ट्स हैं उनकी भी ऐसे ही ओपनिंग्स होती हैं। These openings are called
स्पायरिकल्स, ये स्पायरिकल्स होते हैं और ये फिगर 10.9 में दिखाया हुआ है। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो जैसे हमारे में लंग्स होते हैं ऐसे ही इनमें एक ट्रैकिया होता है जिससे वो गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन रिच एयर स्पायरिकल से होती हुई ट्रैकिया ट्यूब्स में जाती है, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो जो वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, वो स्पायरिकल से होती हुई ट्रैकियल ट्यूब में जाती है और बॉडी के टिश्यूज़ में होती हुई सभी सेल्स को मिल जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पायरिकल्स। और सेम मैनर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो छोड़ते हैं उनकी सेल से निकलती है, जो उनकी रिएक्शन होती है फूड्स के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है और उनके स्पायरिकल से बाहर चली जाती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो जो ये एयर ट्यूब्स हैं या ट्रैकिया बोल रहे हैं हम, ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाई जाती है और किसी एनिमल में नहीं पाई जाती है। अब हम ज़रा एक बार उसको कॉकरोच के डायग्राम को देखते हैं। ये कॉकरोच है और कॉकरोच में ये एक ट्रैकिया, ये पूरी एयर ट्यूब्स बनी हुई है, जो ये आपको ट्यूब्स टाइप की दिख रही हैं, ये पूरी ट्यूब्स टाइप की जो दिख रही हैं आपको, ये सब क्या है, ट्रैकिया हैं। और स्पायरिकल्स यहाँ बॉडी के ऊपर होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं बीच बीच में, और जिनसे ये ओपनिंग्स होती हैं जिनसे कि ये एयर को अंदर लेते हैं और ट्रैकिया के थ्रू होती हुई सारे बॉडी पार्ट्स में चली जाती है वो ऑक्सीजन रिच एयर। और जब खाने के साथ ऑक्सीजन मिलती है इनके फूड के साथ इनकी सेल्स में, तो वो भी एनर्जी देती है इनको और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इसी ट्रैकिया से वापस जाती है और स्पायरिकल्स से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये कॉकरोचेस का ट्रैकियल सिस्टम काम करता है और बाकी सभी इंसेक्ट्स में भी इसी तरह का सिस्टम काम करता है। अब नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। जो ये अर्थवॉर्म होते हैं इनका हमने चैप्टर 9 में, क्लास 6 में चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था कि अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए हवा को यानी इनहेल करते हैं एयर को और एक्सहेल करते हैं अपनी स्किन के थ्रू। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग। तो जब हम कभी अर्थवॉर्म को टच करते हैं तो उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट यानी गीली गीली लगती है और स्लाइमी यानी चिकनी लगती है, एकदम फिसलने वाली लगती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। और गैसेस जो हैं, जो एयर है वो उसकी स्किन से आराम से पास हो सकती है। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। फ्रॉग्स में लंग्स होते हैं। अब हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो फ्रॉग्स में लंग्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं, लेकिन दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो फ्रॉग्स भी अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं यानी सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन भी ऐसे ही मॉइस्ट होती है यानी गीली होती है और स्लिपरी होती है यानी चिकनी होती है या स्लिपरी होती है। कभी आपने अगर फ्रॉग को छुआ हो तो उनकी स्किन भी स्लिपरी होती है और गीली गीली सी होती है। तो अब हमने देख लिया अर्थवॉर्म और फ्रॉग कैसे ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो ब्रीदिंग अंडर वाटर का मीनिंग है कि ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम पानी में अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, ब्रीदिंग नहीं कर सकते। अगर हम अंदर रहें तो हमें सांस लेने के लिए बाहर आना ही पड़ता है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं जो कि पानी में रहते हैं, तो वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं अब हम इसको देखते हैं।
You have studied in class 6 that gills in fish help them to use oxygen dissolved in air. तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फिशेस जो हैं उनके गिल्स होते हैं। ये फिश है, इसकी ये गिल है, ये जो दिख रहा है ये पोर्शन जो हमने पेन से मार्क किया है ये गिल्स हैं। इसके थ्रू ये ऑक्सीजन को पानी में से ले लेते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। तो ये गिल्स जो है यहाँ प्रोजेक्शन है, ये छोटे छोटे खुले वो जगहें हैं जहाँ से उनकी स्किन से वो सांस अंदर ले पाते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। तो हम सोच रहे होंगे कि जो ये गिल्स हैं ये कैसे ब्रीदिंग में मदद करते हैं। तो गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो जो ये गिल्स हैं फिगर 10.10 में दिखा रखा है, जो ये इनके जो अंदर ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, यहाँ तक ब्लड आती है और ये सीधा ब्लड में ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। जो जैसे ऑक्सीजन की लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस चली आती है। तो हमने देखा कि जो फिशेस हैं ये गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। नेक्स्ट है 10.7 में, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। कि क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। तो हमने क्लास 6 में ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी अपना बॉडी के लिए जीने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं। ये भी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स में भी वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जो है उनकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल कर देते हैं। प्लांट्स भी ऐसा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लांट्स एक और काम करते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि उनकी लीव्स के थ्रू होता है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें कि वो सन की लाइट लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं और वहाँ पर वो वापस एयर में ऑक्सीजन को उनकी पत्तियों से छोड़ देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये प्लांट्स होते हैं, ये इनके सारे पार्ट्स अलग अलग, इनमें कोई लंग्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन इनके सभी पार्ट्स ऑक्सीजन को एयर से ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने ये पहले जैसे हमने आपको बताया कि जो लीव्स हैं, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि लीव्स जो हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, बिल्कुल बहुत महीन छेद होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। वो हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिख सकते हैं। उस स्टोमाटा से ऑक्सीजन और कार्बन गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, यानी वो उससे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अब ये जो बूझो है, बूझो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम्स दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑफन कम अप टू द वाटर सरफेस when they even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they do so? तो बूझो ने टेलीविज़न में देखा है कि वेल्स और डॉल्फिन्स, जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं, वेल्स और डॉल्फिन्स, वो पानी की सरफेस में आकर के आती हैं बार बार। तो वो क्यों आती हैं? और वो कई बार वाटर का फाउंटेन भी छोड़ देती हैं दूर से। अगर आपने कभी टीवी में देखा हो तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो वेल और डॉल्फिन्स हैं, ये जो हैं इनमें गिल्स नहीं होते, तो इनको जो है पानी में सांस नहीं ले सकते ये। तो ये बाहर आते हैं पानी से ताकि ये
ऑक्सीजन को इनटेक कर सकें, इनहेल कर सकें, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ये पानी में छोड़ सकते हैं। बट ऑक्सीजन लेने के लिए, इन्हें इनहेल करने के लिए बार बार सरफेस पे आना पड़ता है। इसीलिए हमको व्हेल्स और डॉल्फिन्स पानी की सरफेस पे दिख जाती हैं। अब ये पहेली wants to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। तो पहेली जानना चाहती है कि जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं क्या वो भी ऑक्सीजन लेती हैं। तो हाँ, वो भी ऑक्सीजन लेती हैं। वो जो ज़मीन में छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं, बट हमारी जो रूट्स होती हैं, रूट्स के आसपास की जो एयर, वो जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो मिट्टी में जो एयर है वो फंसी रहती है। वो जो रूट हैं वो उस एयर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। जैसे बाकी सब लिविंग सेल्स होती हैं प्लांट्स की, ऐसे ही रूट्स की सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए टू जनरेट एनर्जी। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो अगर हम ये देखें तो ये रूट है और ये रूट की कुछ ब्रांचेज हैं जो निकल रही हैं। तो ये रूट के साथ में जो ये सॉइल है, मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो हमें ऐसे दिखते हैं। उनके बीच में स्पेस होता है, जैसे ये एक और ये दो हैं तो इनके बीच में स्पेस है। ऐसे ही ये है, इनमें भी स्पेस है, इन सब में स्पेस है। तो ये जो स्पेस है, यहाँ से एयर सॉइल में एंटर करती है। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर भी है, तो इनसे सॉइल में एयर एंटर करती है और उस एयर से जो है, जो रूट के हेयर्स हैं, ये रूट्स है, वो इन एयर स्पेस में जो एयर फंसी हुई है उस एयर को ले करके जो रूट है, रूट के सेल्स ऑक्सीजन लेते हैं और अपने लिए एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब्स एयर फ्रॉम द सॉइल। तो जो ये फिगर 10.11 दिया है, ये एक बहुत अच्छा डायग्राम है जो कि ये बताता है कि जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो भी एयर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर गैप होते हैं, एयर स्पेस होते हैं। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि जब जो एक गमले में उगा हुआ प्लांट होता है, पौधा होता है, अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दें तो क्या होगा। तो अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसको जो एयर मिलनी है वो एयर नहीं मिल पाएगी। पूरे जो इनका एयर, जो ये जो एयर स्पेस है पार्टिकल्स में, सॉइल पार्टिकल्स में, इनमें पानी भर जाएगा। तो वो जो रूट्स हैं वो, उनको एयर नहीं मिलेगी और वो पौधा मर सकता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हमने सीखा कि जो ये रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, और वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में हमारी सभी सेल्स में जाती है और सभी सेल्स वो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं और एनर्जी हर एक सेल में इवॉल्व होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इवॉल्व होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है वो हमारे लंग्स के थ्रू होती हुई जब हम एक्सहेल करते हैं तो आउट हो जाती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल यानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सबको रेस्पिरेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए। तभी उनकी सभी बॉडी को और बॉडी की सेल्स को, ऑर्गन्स को एनर्जी मिलेगी ताकि वो जीवित रह सके। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।